आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इस चैप्टर में हम ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैंगे। तो पहला प्रश्न रहेगा कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैंगे, पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर में आप लिखोगे कि जो ये पुनर्जागरण है, ये जो शब्द है, इसका अर्थ होता हैगा फिर से जागना, और इंग्लिश में इसे रेनेसा कहा जाता हैगा। ठीक है, और ये जो है पुनर्जागरण काल का जो टाइम पीरियड है वो 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक का माना जाता हैगा। ठीक है, और ये जो है आधुनिक युग का आरंभ भी माना जाता हैगा। पुनर्जागरण को आधुनिक युग का आरंभ भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुनर्जागरण को आधुनिक युग का आरंभ क्यों माना जाता है। तो इसका रीज़न आप ये लिखोगे क्योंकि जितने भी पुनर्जागरण के बाद लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो विकास हुआ था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ था। लोग जो है अब तर्कों पर विश्वास करने लगे थे और अंधविश्वासों से हट के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए ये जो है आधुनिक युग का आरंभ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है पुनर्जागरण इतिहास के पुनर्जन्म, पुनर्जागृत और पुनरुत्थान आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में इसे रेनेसा कहते हैंगे, और ये जो है फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण काल जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का काल माना जाता हैगा, और पुनर्जागरण को आधुनिक युग का आरंभ भी माना जाता हैगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि पुनर्जागरण से क्या हुआ, जो इटली के शहर थे उनका विकास होने लगा। ठीक है, और तो और साहित्य, वास्तुकला और इन सब का भी विकास हुआ। एक नई शैली प्रमुखता में आई। ठीक है, और नए शहर जो है अस्तित्व में आए। भौगोलिक खोजें की जाने लगी। लोग जो है दूसरे दूसरे जगहों पर जाने लगे और वहाँ की चीज़ों की खोज करने लगे। तो ये सब हुआ हैगा पुनर्जागरण के कारण ही। ठीक है, और पुनर्जागरण में क्या हुआ, जो मानवतावादी विचारधारा हैगी वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। लोग जो है वो पूरे तरह से सोचने के लिए स्वतंत्र थे। अब वो तर्कों पर विश्वास करने लगे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे थे लोग, और लोगों की जो बोलचाल की भाषा है उनकी गरिमा को सम्मान दिया जाने लगा था। इसमें क्या हुआ, प्रतिभाओं का भी विकास हुआ, और लोग जो है अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों और चर्चों द्वारा जो आरोपित बंधन है उनसे मुक्त हो गए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये थी कुछ विशेषताएं पुनर्जागरण की। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन करें कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था। इसमें पहला कारण है धर्मयुद्ध। आप जानते हैं कि धर्म युद्ध है ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये जो है 3 बार धर्म युद्ध हुआ था। पहली बार में ईसाई जीता, दूसरी बार में मुस्लिम, फिर तीसरी बार में दोबारा जब ईसाई अपने धर्म की स्थापना करने के लिए जेरूसलम पर कब्जा करने जा रहे थे तो वो हार गए। इसके बाद धर्म युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो ये 3 बार धर्म युद्ध लड़े गए थे, और जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक का माना जाता हैगा। और मैंने आपको बता दिया 3 बार हुए थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म के नाम पे युद्ध, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पुनर्जागरण की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैगा। दूसरा इसका कारण हैगा कुस्तुनतुनिया का पतन। अब आप जानते हैं जब कुस्तुनतुनिया का, ये इटली का मैप हैगा, ये इटली हैगा, और यहाँ पर हैगा हमारा कुस्तुनतुनिया। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है तो यहाँ पर तुर्कों का कब्जा हो जाता हैगा। अब तुर्कों की जो सजाएँ आएंगी, जो तुर्कों से बचने के लिए जो वहाँ के जितने भी साहित्यकार थे, कलाकार थे, विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने जाके इटली में जाके शरण ले ली, और इससे क्या हुआ, उनके ग्रंथों का, उनके विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, और इसने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं पर लिखा हुआ हैगा, कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद वहाँ पर तुर्कों का कब्जा हो गया। तुर्कियों के अत्याचारों से बचने के लिए वहाँ पर बसे हुए जितने भी ग्रीक विद्वान, साहित्यकार, कलाकार थे वो भागकर इटली में शरण ले लिया, और इसने पुनर्जागरण को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा हैगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने किस प्रकार पुनर्जागरण में योगदान दिया, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ, जब पुनर्जागरण आया तो जितने भी व्यापार थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती हैगी, क्योंकि लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे थे, और लोग जो है नए भौगोलिक खोज करने लगे थे, नए नए स्थानों पर जाने लगे थे, और वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को जानने लगे थे। तो यहीं लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों तक पहुँचने लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति आई। ठीक है, अगला कारण है मंगोलों का योगदान। मंगोलों का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्योंकि आप जानते हैंगे
कि जब अंतिम मंगोल नेता, जिसका नाम था कुबलई खान, ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में जो मंगोल नेता था कुबलई खान, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंगोल नेता था और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी था। इसने अपने साम्राज्य में जितने भी ग्रीक विद्वान हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, धर्म प्रचारक हैं, राजदूत हैं, उनको अपने दरबार में इसने संरक्षण प्रदान किया और जिससे क्या हुआ, ज्ञान और कला का जो है विकास होने लगा, ठीक है, जिसने पुनः में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला कारण हैगा कागज़ और मुद्रण का विकास। मुद्रण यानी प्रिंटिंग के आविष्कार ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें योगदान दिया, क्योंकि प्रिंटिंग के आविष्कार हो जाने से लोग जो है छपी हुई किताबें आसानी से पढ़ते थे और जितने भी लोग थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे थे। वो अंधविश्वासों को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे थे। उन्हें ज्ञान, कला और ग्रंथों का विकास होने लगा था। अगला आएगा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति ने भी पुनर्जागरण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जब नए नए आविष्कार होने लगे, जैसे कोपरनिकस, ब्रूनो गैलीलियो, इसने दूरबीन का आविष्कार किया था, इन सब आविष्कार से क्या हुआ, लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होने लगे थे और पुरानी मान्यताओं को, जो अंधविश्वास थे, उन्हें छोड़ने लगे थे। इससे क्या हुआ, पुनर्जागरण का विकास हुआ, ठीक है। अगला है मानवतावाद का प्रचार। मानवतावादी लोग वो होते हैंगे जो कि स्वतंत्र विचार के होते हैंगे, ठीक है, और ये जो है धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैंगे, ये ओनली तर्क पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैंगे, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना चाहते हैंगे और बढ़ते हैंगे, और ये अंधविश्वासों से हटकर रहते हैं। इसलिए इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पुनर्जागरण में योगदान दिया। अगला हमारा प्रश्न हैगा ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न हैगा कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसका वर्णन करें। तो आप जानते हैं कि पहले जो है किसी भी समय में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार होती थी, ठीक है। तो पुनर्जागरण काल में भी कुछ ऐसा ही था। यूरोप में सभी महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं थी, उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, ठीक है। जितने भी वहाँ का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, यानी जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो पुरुष ही लेते थे, और कई बार पुरुष जो है, और जो पुरुष होते थे वो केवल अपने लड़कों को ही शिक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि ताकि बाद में जब उनके लड़के बड़े हों तो वो अपने पिता की व्यवसाय और अन्य जिम्मेदारियों को संभाल सके, ठीक है। कभी कभी वो अपने छोटे बेटों को धार्मिक कार्यों के लिए भी चर्च भेज दिया करते थे, ठीक है। और दहेज से जितना भी धन प्राप्त होता था उसे पुरुष अपने कारोबार में लगाता था, लेकिन फिर भी महिलाओं को अपने पति के कारोबार के लिए कोई राय देने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा अंतर था। यदि पिता के पास दहेज देने के लिए संपत्ति नहीं होती थी तो वो अपनी पुत्री को जो है भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करने के लिए भेज देता था, ठीक है। और इसी समाज में कुछ अन्य तरह की महिलाएं भी थी, जैसे आप देख सकते हैं व्यापारी महिलाएं वे महिलाएं होती थी जब उनके पति किसी लंबे सफ़र पर जाते थे तो उनके पीछे जितना भी कारोबार होता था वो उनकी पत्नियां संभालती थी, ठीक है। और कुछ रचनात्मक प्रवृत्ति की भी महिलाएं होती थी। तो अगला क्वेश्चन हैगा हमारा कि इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत के कारण क्या हैं। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो इटली में मानी जाती है। तो इसका रीज़न है क्योंकि जो इटली है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देश था, क्योंकि ये जिसकी अगर भौगोलिक दृष्टि देखी जाए तो ये इटली हैगा, और ये तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ हैगा, जिसके कारण यहाँ के जितने भी बंदरगाह थे इनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। तो इसलिए इटली जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देश बन चुका था, ठीक है। भूमध्य सागर के देशों में सबसे अनुकूल इटली की ही दशा थी। जितने भी अरब व्यापारी थे वो अपना सारा सामान इटली के नगरों में ही बेचते थे और इटली के तटों पर ही बेचते थे, ठीक है। अगला कारण हैगा इसका व्यापारी गतिविधियों के कारण वेनिस, फ्लोरेंस, आप जानते हैं इटली के ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शहर है वेनिस और फ्लोरेंस, इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शहर बन गए थे इटली के। यहाँ पर जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जो उद्योग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फलने फूलने लगे थे, जिससे क्या हुआ, इटली जो है एक काफ़ी ज़्यादा धनी और समृद्ध देश बन गया था। अगला हैगा 1453 में कुस्तुंतनिया के पतन के बाद, मैंने आपको बताया था कुस्तुंतनिया के पतन के बाद क्या हुआ, इसने भी इटली में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी। और इटली की शिक्षा देखी जाए तो वो काफ़ी हद तक जो है व्यावसायिक थी और उन्हें भौगोलिक ज्ञान का भी महत्व दिया जाता था। अब इसमें जो है इटली में जो पुनर्जागरण की शुरुआत
का जो महत्वपूर्ण कारण है वो चर्चों का योगदान भी माना जाता है, क्योंकि जो चर्चों के जो नेता होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पादरी होता है, एक पोप होता है और एक भिक्षु होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है ना ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं। जो पोप, जो भिक्षु होते हैं वो सन्यासी होते हैं, ठीक है, जो कि किसी क्षेत्र में अकेले एकांत में रहना पसंद करते हैं। और जो पादरी होते हैं, पादरी के बारे में आपको पता ही है। और जो पोप होते हैं वो इनके ऊपर भी होते हैं, इनके ऊपर सबसे हेड जो होता है वो पोप होता है। और पूरी दुनिया का एक ही पोप होता है जो कि ईसाई धर्म का राजगुरु होता है, ठीक है। और जो कि जो है इटली में ही ये बैठता था, इसका जो मूल निवास स्थान था वो इटली में ही था, ठीक है। और ये कैथोलिक चर्च का मुखिया था, इसीलिए इसने भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया इटली में पुनर्जागरण की स्थापना होने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोपरनिकस कोपरनिकस क्रांति, यहाँ पर क्रांति लिखना मैं भूल गया, ठीक है। क्रांति, कोपरनिकस क्रांति क्या थी इसके बारे में हमें बताना है। तो ईसाइयों का मानना था कि जो पृथ्वी है वो मनुष्य के पापों से भर गई हैगी, इसीलिए ये ब्रह्मांड के बीच बिल्कुल स्थिर रहेगी। लेकिन कोपरनिकस जो है एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, इनका जो कि एक निष्ठावान ईसाई थे, ठीक है। और इन्होंने इन जो ईसाइयों की इस सोच को है, इन्होंने इसका विद्रोह किया। इन्होंने अपनी पांडुलिपि में रिवॉल्यूशन, और इन्होंने क्या किया, जो ये कोपरनिकस थे, इन्होंने इसके लिए इसके ईसाइयों को, जो ईसाइयों का मानना था कि पृथ्वी जो है काफ़ी ज़्यादा इंसानों के पापों से भर चुकी हैगी और इसलिए ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में स्थित हैगी। लेकिन कोपरनिकस इनका विद्रोह करते थे। इन्होंने अपनी कई किताबें लिखी थी, कई इनके आविष्कार भी थे, लेकिन उन्होंने उस समय जब ये जीवित थे तब इन्हें प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर ये इन्हें प्रकाशित कर देंगे तो इससे क्या हुआ, ईसाइयों के बीच जो है घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी और शायद वो उन्हें मार भी दे। इसलिए जब वो अपने अंतिम समय में आए, अंतिम समय जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब उन्होंने अपने शिष्य को ये दिया और इसे प्रकाशित करने को कहा, ठीक है। आप जानते होंगे कि कोपरनिकस जैसे और भी कई विद्वान थे, जैसे गैलीलियो, ठीक है, न्यूटन जैसे विद्वानों ने जो है सौरमंडल के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताया। अगला आएगा क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन था, ठीक है। उसने पोप का विद्रोह क्यों किया। और जो मार्टिन लूथर था, ये मार्टिन लूथर जो है ये भी एक भिक्षु था, एक जर्मन भिक्षु था, ठीक है। जिसने ईसाइयों के कैथोलिक चर्च के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। और जो ये मार्टिन लूथर था, इसका तर्क था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क करने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं हैगी। और इसने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन, ठीक है। और ये लेकिन जो है ये आमूल परिवर्तनवादियों के समर्थक नहीं थे। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रिंटिंग, मुद्रण यानी प्रिंटिंग ने किस प्रकार पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर प्रिंटिंग पुस्तकें होती है उनके क्या लाभ थे, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको किसी प्रकार से पूछा जाए तो आपका आंसर सेम ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग की आविष्कार हुआ, ठीक है। और इस आविष्कार ने क्या किया, जितने भी लोग थे, और आप जानते हैं जो ये कागज़ है, कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। जो कागज़ का आविष्कार है वो चीन में हुआ था, इसलिए ये सब चीन के ऋणी थे, ठीक है। और 1555 में जो है पहले कारखाने का निर्माण हुआ, जिसमें जो है बाइबल की 150 कृतियाँ छपी थी, ठीक है। अब इसके लाभों के बारे में देखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या आएंगे, प्रिंटिंग पुस्तकों के क्या क्या लाभ थे। तो आप जानते हैं जब पुस्तकें उपलब्ध होने लगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास हुआ। लोग जो है अपने मत और विचार के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। वो किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा रखने लगे थे। और इनसे क्या हुआ, जो लोग जो थे वो अंधविश्वासों से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगे थे, ठीक है। अब जो छात्र थे वो अध्यापक के नोट्स पर नहीं रहना पड़ता था उन्हें निर्भर, ठीक है। और इससे क्या हुआ, पाठकों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ने लगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जितने भी दूसरे देशों की जो वास्तुकला थी उनके बारे में भी जानकारी मिलने लगी थी लोगों को। तो ये थी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।